हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको घटना सार के पोस्टमार्टम के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 मिलने जा रहा है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे थे उन सभी लेक्चर को जाकर आप देख लीजिए। उसके अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास का 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिए बेहतर तरीके से। आज आपको आज शाम को प्राचीन भारत के इतिहास का लेक्चर दे दिया जाएगा, उसे भी देखिए बेहतर तरीके से। और प्राचीन भारत के इतिहास में 2-3 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मियां चन्नू एक जगह है पाकिस्तान में जहां पर मजाक मजाक में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिर गई और मजाक मजाक में हमने इसको आपको बता भी दिया। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता मजाक मजाक में पूछ दिया जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मियां चन्नू जहां पर भारत की तकनीकी गड़बड़ी से भारत से चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी। ब्रह्मोस मिसाइल यह स्थान पाकिस्तान की सीमा से 120 किलोमीटर अंदर है, 120 किलोमीटर अंदर जाके गिरी थी। ओके, दूसरा है यहाँ पर लिखा हुआ ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ। देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य 4 भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में हैं। ओके, ठीक है। किशनगंज यहाँ पर एक स्थान दिख रहा है, किशनगंज दिल्ली में है। दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। ओके, विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज में। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी जब यह बन जाएगी। ओके, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है श्री रमना काली मंदिर 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए जाने के 50 साल बाद 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ढाका, बांग्लादेश के ढाका में स्थित श्री रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। रमना काली मंदिर ढाका में स्थित एक मंदिर है जो मुगल काल में निर्मित हुआ था। यह मंदिर हिंदू देवी माता काली को समर्पित है। इसे रमना कालीबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह ढाका में सोहरावर्दी उद्यान के पास लगभग 2.5 एकड़ भूमि में विस्तृत है। यह मंदिर काली माता के हिमालय से बंगाल के प्रवास को प्रदर्शित करता है। यद्यपि इस मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन बहुत पुराना है, परंतु इसका निर्माण रानी विलास मोनी देवी के संरक्षण में हुआ था। यह ढाका के विशालतम मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, श्री रमना काली मंदिर कहाँ पे है? ढाका में है। ओके, ढाका बांग्लादेश के ढाका में। चर्चित व्यक्ति की बात करें, सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है प्राजक्ता कोली, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन बनी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के तहत यह खिताब जीता है। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। प्राजक्ता को अब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने का कार्य सौंपा जाएगा। तो याद रखिए, प्राजक्ता कोली यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन बनी है और भारत की पहली। लता मंगेशकर जी से क्वेश्चन बन सकता है। अभी उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया, किस वर्ष में दिया गया। ठीक है, लता मंगेशकर जी को 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का 92 ईयर की अवस्था में निधन हो गया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता जी का मूल नाम हेमा मंगेशकर था। उन्हें 1989 में, ये भी याद रखिएगा, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया और पहली बार किसे दिया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। 1-2 लोग सिर्फ कमेंट करते हैं। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से चर्चित लता जी का जन्म 1929 को हुआ था। उन्हें 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए अपना पहला गाना गाया था उन्होंने। 1982 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय किया था उन्होंने।
अभिनय भी किया था उन्होंने। 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने गायन कैरियर में लगभग 30,000 गाने गाए। भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें 1999 में 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण, 2009 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार के द्वारा, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार सहित अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले उनको दिया गया था कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण 1969 में, और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया, और 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 30,000 गाने, लगभग 30,000 गाने उन्होंने गाए थे। अब चर्चित नियुक्ति की बात करते हैं तो देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2022 में नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, देवाशीष पांडा। ठीक है, WWF का वो लोगो देखेंगे तो उस पर किस मतलब जानवर का उस पर वो लोगो में है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, WWF ही था या कुछ और था, कमेंट करिएगा आप लोग। KN राघवन, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को हाल ही में इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, ये जो है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। माधवीपुरी बुच, केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2022 को माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहली बार किसी महिला को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओके, पहली बार इन्होंने अजय त्यागी जी का स्थान लिया है, तो माधवीपुरी याद रखिएगा सेबी का। ओके, ठीक है। रवि मित्तल जी को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। रवि मित्तल IBBI। ओके, अब यहाँ पर उर्जित पटेल जी के बारे में लिखा गया है कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, तो आप लोग कमेंट करिएगा AIIB की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, AIIB का जो कि उपाध्यक्ष चुना गया है उर्जित पटेल जी को, जो पूर्व गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ओके, आगे यहाँ पर हैं यश सोमनाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है यश सोमनाथ। वरिष्ठ एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक श्री S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? K शिवानजी थे, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। सोमनाथ इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहेंगे। ओके, ठीक है। आयशा मलिक वैसे इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा न्यूज में थी। तो पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार, पाकिस्तान की खबर है तो पड़ोसी लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं पड़ोसियों पर। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, पहली बार महिला अधिकारियों की पैरोकार कही जाने वाली आयशा मलिक नाम की यह महिला इस नियुक्ति से पूर्व लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। ठीक है, याद रखिएगा आयशा मलिक। विनय कुमार त्रिपाठी जी अब बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO। ठीक है, ये विनय कुमार त्रिपाठी जी अब बन गए हैं। इसके पहले अभी बने थे सुनीत शर्मा जी, तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हो गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। ओके, ठीक है। चलिए
प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में रामाचार्युली की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी जी को। ठीक है, सज्जन जिंदल सज्जन है तो इसलिए इनका जो डिसीजन होता है एकदम स्टील की तरह होता है, मजबूत होता है, इसलिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और इस पद पर चुने जाने वाले जिंदल पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के सदस्य देश स्टील उत्पादन का लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन अभियान की बात करें, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं अक्सर ऑपरेशन अभियान से, तो वैसे बहुत से ऑपरेशन अभियान हुए हैं, तो कुछ ऑपरेशन अभियान यहाँ पर देखा जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज भारतीय वायुसेना और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच राजस्थान में हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच में, याद रखिए बस इतना ही। मिलान वो भारतीय नौसेना का ही है। पैनेक्स 21 जो है कि बिम्स्टेक जो देश हैं, तो बिम्स्टेक EC बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान, बिम्स्टेक में 5 देश हैं, ये नाम में ही लिखा हुआ है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, बड़ा न्यूज़ में था अभी बिम्स्टेक, तो स्थापना कब हुई थी इसको कमेंट करिएगा। और पैनेक्स 21 एक्सरसाइज जो है मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास जो बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच के विशेषज्ञों तथा राजनयिकों की भागीदारी से होता है। तो यह अभ्यास हुआ है पैनेक्स 21। ठीक है, बिम्स्टेक के बीच, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। पुणे में हुआ है, भारत में आयोजित किया है, पुणे भारत में। ठीक है, पैनेक्स 21 बिम्स्टेक। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कर्नाटक में हुआ है। ओके, अभ्यास सी ड्रैगन 2022 क्वाड देशों के बीच हुआ है। क्वाड देश कौन है, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ है। अमेरिका के गुआम तट पर संपन्न हुआ है। अभ्यास सी ड्रैगन क्वाड देशों के बीच, पैनेक्स 21 बिम्स्टेक देशों के बीच, पुणे में। अभ्यास सी ड्रैगन किसमें, क्वाड देशों के बीच। ओके, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को अपने देश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। उसके अलावा जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का वो हो गया तो उस वक्त शुरू किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक्स शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का 6ठा संस्करण फ्रांस में हुआ है। एक्स शक्ति भारत और फ्रांस में हुआ। एक्स शक्ति भारत और फ्रांस, अभ्यास एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव व श्रीलंका। दोस्ती भारत, मालदीव, श्रीलंका सब दक्षिण में देखेंगे, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तो दोस्ती की बात हो रही, तो अभ्यास दोस्त बने रहने में ही फ़ायदा है ना। तो 15वां संस्करण मालदीव के तट पर आयोजित किया गया। ओके, कैम्ब्रियन पेट्रोल भारत, अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक। कैम्ब्रियन पेट्रोल भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूके में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो किसने, गोरखा राइफल्स ने। कैम्ब्रियन पेट्रोल कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच। ओके, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। जाइमेक्स JIMES जापान इंडिया नाम में छिपा हुआ। भारतीय नौसेना जापान की
मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया। ओके, 21 में। अब इधर कोंकण शक्ति, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति अभ्यास होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति अभ्यास होता है। किताब में टिक कर लीजिए, बार बार देखिए तब याद होगा, ऐसे याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर लेक्चर देखिए बार बार। योजना परियोजना की बात करें तो कुछ योजनाएं और परियोजनाएं हैं, ज़्यादा योजनाएं परियोजनाएं नहीं रखी गई हैं। नई वाली जब घटनासार आएगी तो उस वक्त अलग से एक लेक्चर योजना परियोजना पर आपको दे दिया जाएगा। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। वयस्कों की शिक्षा के लिए, ठीक है, जो लोग 15 साल की उम्र से ऊपर हैं उनकी शिक्षा के लिए, ठीक। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। 2022 से 27 के लिए, 2022 से 27 के लिए याद रखिएगा, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा के रूप में। अब ये देखिए, इस योजना को उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। सरकार ने अब देश में शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, यह योजना देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। अगर आपके भी आसपास या आपके परिवार में आपके कोई हो तो उनको भी जल्दी ही एनरोल करवाइए और उन्हें भी शिक्षित करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ थी। पुरुष 9.08 करोड़, महिला 16.68 करोड़, ठीक है। स्त्री मनोरक्ष परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलोर के सहयोग से भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की गई। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किस वर्ष अस्तित्व में आई, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में 6000 OSC वन स्टाफ सेंटर कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण देना है। वन स्टाफ सेंटर्स ने कोविड समय के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया। देश भर में पहले से ही 700 से अधिक वन स्टाफ केंद्र चल रहे हैं। ओके, ठीक है। ये एक योजना है PMFMI, भारतीय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड शुरू किए गए हैं। 6 ब्रांड शुरू किए गए हैं, ठीक है। 6 ब्रांड शुरू कर दिए गए हैं। इसमें अमृतफल, कोरी कोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स के होल व्हीट कुकीज़ के नाम के 6 ब्रांड का शुभारंभ कर दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत चयनित एक जिला एक उत्पाद ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। नेफेड के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, आखिर है क्या, कब बना, क्या है, 2 लाइन जरूर लिखिएगा। कुछ आयोग और समिति हैं। सेबी द्वारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। और इसके लिए एक देखिए यहाँ पर सेबी ने बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर MS साहू को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु कमेटी बनाई गई है, जो संसद भवन नया वाला बन रहा है। श्री रतन P वाटल की अध्यक्षता में, सेंट्रल विस्टा रतन P वाटल की अध्यक्षता में निपटान आदेशों अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति बनी है, विजय C डागा की अध्यक्षता में, ठीक है। समिति का अध्यक्ष बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय C डागा को बनाया गया है। निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति, ओके, ठीक है। पेगासस जासूसी मामले में, पेगासस जासूसी मामला वो इजराइल वाला मुद्दा के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जस्टिस RV रविचंद्रन की अध्यक्षता में 2021 में बनाई गई थी। कुछ प्रदर्शन, सम्मेलन, मेले, महोत्सव हैं, ज़्यादा नहीं रखे गए हैं, बहुत लिमिटेड मटेरियल यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है
DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, DST और CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका सम्मेलन हुआ है। और सिंगापुर इस वर्ष के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश था। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दशकों से अधिक की अवधि में द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस समिट का फोकस स्मार्ट सिटीज, स्पेस इंडस्ट्री 4.0 और एडवांस इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रिसीजन मेडिसिन आदि पर था। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है कहाँ पर? पणजी में। पणजी कहाँ पर है? पणजी में, गोवा। ठीक है, ये संपन्न हुआ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और इसकी थीम थी एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 में देहरादून में हुआ। देहरादून में 2021 में मुख्य विषय था सम्मेलन का। इतना बड़ा विषय तो पूछा नहीं जाएगा। हेलीकॉप्टर सम्मेलन याद रखिए, देहरादून में हुआ था। ठीक है, कभी कभी सम्मेलन वगैरह पूछ दिए जाते। अब यहाँ पर कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी देख लेते हैं। नासा के अब तक के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब का सफल प्रक्षेपण। ओके, नासा के अब तक के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब का सफल प्रक्षेपण। नासा द्वारा विश्व के अब तक के सबसे विशाल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया। विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप को पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूरी पर सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थापित किया जाना है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच वह स्थितियां होती हैं जहां किसी पिंड को स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच वह स्थितियां होती हैं जहां किसी पिंड को स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है। ठीक है, इन स्थितियों में सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्व खिंचाव ऐसे होते हैं कि वह पिंड पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। ठीक है, याद रखिएगा लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा, यूपीपीसीएस भी पूछ सकते हैं। यह टेलीस्कोप अंततः हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। हबल टेलीस्कोप द्वारा 30 वर्ष से अधिक समय तक वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो यह टेलीस्कोप उसका स्थान ले लेगा। यह पृथ्वी के साथ ही सूर्य का चक्कर लगाएगा, जहां से यह ब्रह्मांड के इतिहास तक का अवलोकन कर सकेगा, जिससे बिग बैंग तक की जानकारियां यह एकत्र करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नामकरण 1961-68 के दौरान नासा प्रमुख रहे जेम्स एडविन वेब के नाम पर किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ का मतलब ये नहीं कि टच कर दिया है, जाको टच करेंगे तो निपट जाएंगे, है ना। छू के दिखाओ जो नहीं करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला यह पहला अंतरिक्षयान बन गया है। बाहरी वातावरण से गुजरा है, छू के नहीं गया है। ओके, आगे देखते हैं। एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डार्ट मिशन। डार्ट क्या है? नासा का डार्ट मिशन। एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के लिए डार्ट। ठीक है, डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डार्ट मिशन। ओके, तो डार्ट मिशन एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। नासा ने लॉन्च किया लूसी मिशन। यहाँ यही जानिए कि यह किस लिए है और किस ग्रह के लिए है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। ठीक है, एक हॉलीवुड की मूवी है लूसी, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, लूसी मूवी है। ठीक है, तो लूसी मिशन बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है। यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अब लूसी मिशन लिख देगा, किसके लिए है, कौन से ग्रह के लिए है। ओके, दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट
नूरी दे देगा। नूरी क्या है? तो नूरी दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, 2021 अक्टूबर को अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का प्रशिक्षण किया है दक्षिण कोरिया ने। इसका नाम नूरी दिया है। ओके। चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह उसका नाम है सीहे। क्या नाम है? सीहे क्या है? सीहे है चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह। ठीक है। नवीनतम पुस्तकों की बात करें तो कुछ पुस्तकें नई आई हैं, फिर आगे और पुस्तकें आएंगी तो उसको भी आगे भी देख लिया जाएगा। अभी के लिए इतना तैयार रखिए, अभी पढ़े रहेंगे तो बाद में याद करने में आसानी रहेगी, नहीं तो मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा उस वक्त तक, फिर वही याद तो हो नहीं पाएगा। और एग्ज़ाम के बाद जब दिल ही टूट गया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी, इनको जानते ही होंगे आप लोग। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है, उत्तराखंड के हैं। इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ कौन लिखा है? मीनाक्षी लेखी। ठीक है। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में ही। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नाम लिखा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव वा पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव वा ने लिखा है बुक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पर है टॉम्स ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। लेखिका गीतांजलि का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में शामिल है। हिंदी भाषा में इसे रेत समाधि के नाम से प्रकाशित किया गया है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जगह बनाने वाला यह पहला हिंदी भाषा का उपन्यास है जिसका डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। टॉम ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। याद रखिएगा, रेत समाधि के नाम से प्रकाशित किया गया था। हिंदी भाषा में 13 पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अंतिम रूप से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में यह पुस्तक शामिल है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने इसको लिखा है। ओके। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसको लिखे हैं त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन प्रोफेसर सैफी किदवई ने लिखा है। एक और बुक यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण लगी है कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स सलमान खुर्शीद जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और भी कुछ चीज़ें बची होंगी। अभी हमें लगता है कि 2 लेक्चर और होगा घटनासार में, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर होगा जिसमें पूरा घटनासार कंप्लीट हो जाएगी। अब तक आप 50+ चल रहे हैं, 50% से ऊपर 50 to 60% तक आपने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर आज शाम को आपको मिलेगा। मिडिवल हिस्ट्री आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिए। और समय बहुत कम है, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाई करिए, बार बार रिवाइज करिए, जो किताबें बताई गई हैं उसका अध्ययन करते रहिए। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर भी दिया करिए। एक स्टूडेंट आंसर देते हैं ना। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।